हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के एक नए टॉपिक के ऊपर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में अपन ने एक वीडियो इसके ऊपर भी पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास में धारावाही चालक है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ हो तो उसके ऊपर बल कितना लगता है। तो वो अपन ने पढ़ा था कितना लगता है बल, ILB sin थीटा। अब हमारे पास में एक धारावाही लूप है, उस धारावाही लूप के ऊपर कितना बल काम करेगा ये अपन देखना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम की बात करें तो देखो हमारे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम क्या करते हैं, चुंबक के दो ध्रुव, ये मान लीजिए N ध्रुव है और ये क्या है, S ध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ध्रुवों के बीच में एक समान चुंबकीय क्षेत्र अपने को मिलेगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र की अपन डायरेक्शन की बात करें तो देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये B वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी N से S की ओर। अब हम इसमें एक आयताकार लूप रखते हैं। ठीक है, ठीक है, और इस आयताकार लूप में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं इस तरीके से। ये I विद्युत धारा इसमें मान ली प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हम इसकी बात करें तो इसको नाम दे दिया जैसे P Q R और S। ठीक है, ये जो धारावाही लूप लिया है अपन ने, इसकी जो लंबाई है वो पर मान लेते हैं कितनी है, L है। धारावाही लूप की लंबाई कितनी है, L, और इसकी चौड़ाई मान लेते हैं कितनी है, B। ठीक है, तो हमारे पास ये एक धारावाही लूप है PQRS जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। और ये जो लूप है इसको हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि चुंबक के दो ध्रुवों N और S के बीच में रखा है। इन दोनों ध्रुवों के बीच में हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। ठीक है, ये जो धारावाही लूप है इसकी लंबाई L और चौड़ाई कितनी है, B है। ठीक है, तो अब हम इस धारावाही लूप पर बल का मान निकालना चाहते हैं कि बल का मान कितना होगा। तो अब इस धारावाही लूप पर बल का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये आयताकार धारावाही लूप लिया है अपन ने, तो इसकी चार भुजाएं हैं जैसे PQ, QR, RS और SP। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा पर अलग अलग अपन बल का मान निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस पर कुल बल का मान हमें कितना प्राप्त होता है। तो देखो सबसे पहले बात करें अपन जैसे QR और PS भुजा पर, QR और PS भुजा पर, तो हम ऐसा मान लें कि ये जो QR भुजा है इसके ऊपर तो F1 बल काम कर रहा है और जो PS भुजा है इसके ऊपर कितना बल काम कर रहा है, F2 बल काम कर रहा है। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन देखते हैं अपन। तो इनकी डायरेक्शन जब अपन देखेंगे तो देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अपन इनकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, जो F1 वेक्टर है इसकी डायरेक्शन तो हमें ऊपर की ओर मिलेगी इस तरीके से, और जो F3 वेक्टर है, सॉरी F2 वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन अपने को नीचे की ओर मिलेगी। और इन पर बल के परिमाण की अगर बात करते हैं तो बल का परिमाण क्या आएगा, सेम आएगा। देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, ILB sin थीटा। ठीक है, तो ये दो भुजाएं हैं जैसे ये QR और ये क्या है, PS। ठीक है ना, हम I विद्युत धारा की बात करें तो दोनों में सेम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। L की बात करें यानी कि इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई मतलब यानी कि ये चौड़ाई है, तो यहाँ पे इसका मान भी कितना है, B, और इसका मान भी कितना है, B। तो ये भी दोनों के लिए क्या है, सेम है। चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या है, सेम है। और थीटा की बात करें तो थीटा भी इन दोनों भुजाओं के लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, हमने इसको किस तरीके से रखा हुआ है, इसके लंबवत रखा हुआ है या इसके समांतर रखा हुआ है, तो दोनों स्थितियों में जो है
थीटा F1 और F2 के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि F1 और F2 का परिमाण क्या मिलेगा अपने को, सेम मिलेगा इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्शन किस तरीके से दिखा दी है अपन ने, F1 की डायरेक्शन तो मैंने बता दी ऊपर की ओर, F2 की डायरेक्शन मैंने बता दी नीचे की ओर। ये कैसे बताया, ये अपन निकालेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से किस तरीके से निकालते हैं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आप लोग जानते हैं। इसमें ये जो तर्जनी होती है ये तो किसको व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये जो हमारे पास में मध्यमा होती है ये किसको व्यक्त करती है, विद्युत धारा की दिशा को। और ये जो अंगूठा है ये किसको व्यक्त करता है, चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि जैसे ये लंबवत भी नहीं होते ना कई बार, बी और आई, ठीक है, तो ये जिस तल में होते हैं उस तल के लंबवत बल लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें तो लंबवत लगेगा ऊपर की ओर, इसमें कहां लगेगा, नीचे की ओर बल काम करेगा, ठीक है ना। तो ये बात करी अपन ने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से F1 और F2 की डायरेक्शन की। और यहां से सूत्र F = ILB sin थीटा से अपन ने इसका मान देखा, तो F1 और F2 का मान सेम है। चित्र में अपने को ये दिख रहा है कि डायरेक्शन इनके एक दूसरे के क्या विपरीत है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। F1 और F2 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दो भुजाओं पर तो बल निकाल लिया अपन ने, एक तो PS भुजा पर और एक QR भुजा पर। अब अपन बात करेंगे PQ भुजा पर बल और RS भुजा पर बल के बारे में, ठीक है ना। तो देखो PQ भुजा पर बल की बात करें, PQ भुजा पर बल, अच्छा PQ भुजा पर बल को अपन माने F3, ठीक है। तो F3 का मान ILB sin थीटा, LB sin थीटा। देखो इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी लंबाई कितनी है, L है, B sin थीटा। अच्छा थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा किस किस के बीच का कोण होता है, थीटा L और B के बीच का कोण होता है। LB मतलब यानी कि ये जो हम भुजा ले रहे हैं इसकी भुजा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में कोण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लूप को इस तरीके से रखा है, जैसे ये तो क्या है, ये मान लो ये N ध्रुव है, ये क्या है, S ध्रुव है, इस तरीके से, और बीच में हमने लूप रखा है। तो हमेशा ये वाली जो भुजा होंगी इसकी कौन कौन सी, ये PQ और RS वाली जो भुजा होंगी, है ना, ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा = कितना हो गया, 90 डिग्री। अच्छा तो ये हमारे पास में आ गया F3 का जो मान है वो कितना हो गया, ILB। अच्छा अपन परिमाण की बात कर रहे हैं, तो देखो ये परिमाण आ गया F3 का, ठीक है। इसी तरीके से अपन बात करें RS भुजा पर बल की, इसको अपन मान लेते हैं कितना, F4, इसका मान ILB sin थीटा। अच्छा यहाँ पे थीटा कितना रहेगा, विद्युत धारा I, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, L, चुंबकीय क्षेत्र कितना है यहाँ पे B, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र ये मैंने दिखा रखी है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, ठीक है। और थीटा L और B के बीच एंगल, ठीक है। तो PQ जितना एंगल बनाएगी B से चुंबकीय क्षेत्र से, उतना ही एंगल ये RS बनाएगी, मतलब कि थीटा इधर भी कितना है, 90 डिग्री है। अच्छा यहाँ पे जब अपन थीटा 90 डिग्री रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो F4 का जो मान है वो कितना आएगा भाई, ILB, ठीक है ना। तो ये अपने पास में आ गया, F3 और F4 के मान आ गए। तो अपने को ये दिख रहा है कि F3 और F4 के परिमाण तो अपने को क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, ठीक है। अब अपन इनकी डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो अब चुंबकीय बल जो है F3 और F4 जो है, इनकी डायरेक्शन अपन कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालेंगे, ठीक है। तो हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। देखो पहले PQ भुजा पर बल के लिए निकालते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये जो मध्यमा है ये धारा की दिशा को व्यक्त करती है, ये तर्जनी किसको व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठे की दिशा में चुंबकीय बल कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें धारा की दिशा, धारा की जो विद्युत धारा जो है उसकी डायरेक्शन मैंने ये दिखा रखी है इस तरीके से। तो सबसे पहले मध्यमा जो है उसको अपने को धारा की दिशा में रखना है, धारा की दिशा में रखा इसको। यहाँ पे ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो अंगूठा है ये अपने को इस तल के लंबवत बाहर की ओर मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो
आयताकार धारावाही लूप है, इसकी भुजा PQ जो है इसके ऊपर बल बाहर की ओर लगेगा, ठीक है ना, इसके तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से दर्शाया, ये जो डायरेक्शन है किसकी है, F3 वेक्टर की, ठीक है। अब अपने F4 वेक्टर की बात करें तो F4 वेक्टर की डायरेक्शन भी अपन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालेंगे। अब देखो सारी बातें सब सेम है, लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी, क्या मिल रही है अपने को, इसके विपरीत मिल रही है। तो इसका मतलब जो बल की दिशा है इसके विपरीत मिल जाएगी, मतलब PQ पर बल तो अपने को इस तल के लंबवत, इसके तल के लंबवत बाहर की ओर मिला था, तो RS पर बल अपने को इसके तल के लंबवत अंदर की ओर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये F3 वेक्टर हो गया, सॉरी F4 वेक्टर, ठीक है। तो ये F4 वेक्टर की बात हो गई। अब अपन ये देख रहे हैं कि भाई F3 वेक्टर और F4 वेक्टर का जो परिमाण है वो सेम है और इनकी डायरेक्शन क्या मिल रही है अपने को, एक दूसरे के विपरीत मिल रही है, ठीक है ना। तो ये दोनों भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर हम इस धारावाही लूप पर परिणामी बल का मान निकालना चाहें, ठीक है, तो परिणामी बल का मान कितना आएगा, 0 मिलेगा अपने को। देखो धारावाही लूप पर परिणामी बल, परिणामी चुंबकीय बल लिख देते हैं इसको, परिणामी चुंबकीय बल। देखो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस में F4 वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे अपन देखें तो इन दोनों का परिणाम सेम और इन दोनों का परिमाण क्या है, सेम, ठीक है। लेकिन जो F1 वेक्टर है वो माइनस F2 वेक्टर के बराबर है और जो F3 वेक्टर है वो माइनस F4 वेक्टर के बराबर है। जब अपन इसमें ये रखेंगे तो F1 वेक्टर की जगह माइनस F2 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F3 वेक्टर की जगह माइनस F4 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, ठीक है। ये कैंसिल होकर परिणामी बल कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। कोई भी जो वस्तु होती है उसके ऊपर परिणामी बल 0 होता है ना, तो वो वस्तु स्थानांतरित गति नहीं करती, ठीक है। तो ये लूप स्थानांतरित गति नहीं करेगा। अब अपन बात करें F1 और F2 बल की, तो देखो F1 और F2 बल का परिमाण सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है और इन दोनों बलों की क्रिया रेखा भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये दोनों बल एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। अब अपन बात करें F3 और F4 की, ठीक है ना। F3 और F4 का परिमाण सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। इस तरीके से कुछ देख सकते हैं अपन कि जैसे मान लो F3 इस तरीके से अंदर की ओर लग रहा है ऐसे, है ना, तो F4 इस तरीके से लग रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये क्या कर देंगे, इस F3 और F4 मिलकर के इस लूप को इस तरीके से घुमा देंगे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि F3 और F4 मिलकर के एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जिसके कारण ये जो धारावाही लूप है इसमें बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो अब हम किसका मान निकालेंगे, इस धारावाही लूप पर बलाघूर्ण का मान निकालेंगे, ठीक है। ये बात तो समझ में आई कि भाई ये जो धारावाही लूप है इस पर परिणामी चुंबकीय बल का मान कितना होगा, 0 होगा। जब परिणामी चुंबकीय बल का मान 0 होगा तो ये स्थानांतरित गति नहीं करेगा, लेकिन बल F3 और F4 का परिमाण सेम और दिशा परस्पर विपरीत, लेकिन क्रिया रेखा भी अलग अलग होने के कारण ये दोनों बल मिलकर के एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे, जिसके कारण ये जो धारावाही लूप है इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इस धारावाही लूप में बलाघूर्ण टाउ का मान निकालना है, बलाघूर्ण टाउ क्यू, ठीक है। अब देखो बलाघूर्ण का मान निकालने के लिए यहां पे ये चित्र तो अपन ने बना ही रखा है, एक और अपन चित्र बनाएंगे इस तरीके से। देखो ये जो अपन भुजा है, ये जो अपने को भुजा दिख रही है QR, ठीक है।
इस पर अपन ये देख रहे हैं किस तरीके से F3 और F4 अपने को बल मिल रहा है, ठीक है ना। अभी अपन ने देखा था कि भाई ये जो F3 है इसकी डायरेक्शन तो किधर मिली थी अपने को, इस तरीके से बाहर की ओर, ठीक है। और F4 की डायरेक्शन कहाँ मिली थी अपने को, F4 जो है अंदर की ओर मिली थी, और F3 की डायरेक्शन कहाँ मिली थी अपने को, बाहर की ओर मिली थी, इस तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो बलाघूर्ण का मान निकालने के, बलाघूर्ण को हम किससे व्यक्त करते हैं, टाउ से व्यक्त करते हैं, और टाउ का मान जो है वो कैसे निकालते हैं अपन, F इंटू यानी कि बल गुणा, जैसे कोई भी दो बल होते हैं और वो एक बलयुग्म का निर्माण करके, ठीक है, बलाघूर्ण उत्पन्न करते हैं, तो किसी भी एक बल का परिमाण गुणा उन दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी, यानी कि F इंटू आर से निकालते हैं अपन, या F इंटू डी करें अपन दूरी को, ठीक है ना। तो बल गुणा इन दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी। तो देखो इन दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी की अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास में ये आती है, ठीक है। जैसे इस पॉइंट को अपन नाम दे दें क्या, T, ठीक है। अब देखो अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो अपन इस तरीके से मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास में क्यू आर भुजा है, या हम इस तरीके से कह सकते हैं जैसे ये लूप जो है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है लूप, ठीक है ना। ये जो लूप है ये चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। अच्छा, लूप चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, इसका मतलब ये जो इसकी भुजा है क्यू आर और पीएस, ये चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये जो भुजा है ये कितनी है भाई, ये भुजा है हमारे पास में बी, कितनी है ये, बी, ठीक है। तो हमें दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी चाहिए, तो ये कितनी है, QT, ठीक है, F इंटू QT, ठीक है। QT का मान कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारे पास में क्या है, थीटा कोण, थीटा के सामने ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो आधार क्या होता है, कर्ण इंटू कोस थीटा, यानी कि B कोस थीटा, ठीक है। अब अपन बात करें कि ये जो हमारे पास में इस धारावाही लूप का तल है, इस तल पर अपन अभिलंब खींचे, ठीक है। तो ये जो अभिलंब है ये चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। यहां से ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। और अपन बात करें ये वाला जो एंगल है, ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा। देखो ये जेड क्या करती का कोण है ना, ये एंगल थीटा, और ये एंगल अपन कितना मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। अल्फा क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कुंडली के तल पर अभिलंब तथा कुंडली के तल पर अभिलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण, ठीक है। तो कुंडली के तल पर अपन ने अभिलंब खींचा, और अपन ये मान रहे हैं कि ये जो अभिलंब है, ठीक है, इसको जैसे मान लो n नाम दे दूं मैं, तो ये अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई, इससे कितना कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है, ठीक है ना। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये अपन ने माना है थीटा, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बच गया, और ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल। तो इससे अपने को थीटा प्लस अल्फा कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर अपन थीटा का मान निकालें तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो QT का मान अपन ने निकाला B cos थीटा, F का मान कितना है, ILB, परिमाण F का कितना आएगा,
आई एल बी। देखो टाउ का मान कितना आएगा, आई एल बी, ठीक है। क्यूटी का मान कितना लिखेंगे, बी कोस थीटा। अब ये जो हमारे पास में कोस थीटा है, इसको यहां से देखो साइन में चेंज कर सकते हैं अपन, है ना। अब ये एल और बी जो है, एल बी, इसको अपन कैपिटल ए के बराबर लिखें, और ये क्या है, लूप का क्षेत्रफल, लूप का क्षेत्रफल। तो टाउ का मान कितना जाएगा, आई ए बी कोस थीटा, ठीक है। अब थीटा की जगह अपन कितना रखें, 90 माइनस एल्फा, तो कोस 90 माइनस एल्फा कितना होता है, साइन एल्फा। तो यहां से आई ए बी साइन एल्फा, टाउ का मान हो गया ये, ठीक है। यदि ये जो लूप है इसमें फेरों की संख्या, यदि लूप में फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल एन हो, तब टाउ का मान कितना आ जाएगा, एन आई ए बी साइन एल्फा। देखो एन आई ए जो है, एन आई ए, इसको अपन कैपिटल एम के बराबर लिख सकते हैं, और कैपिटल एम क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, लूप का चुंबकीय आघूर्ण। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला पिछला एक टॉपिक था उसमें भी अपन ने काम में लिया था, ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम, इसका मान कितना होता है, एन आई ए, ठीक है। तो यहां से टाउ का जो मान है वो कितना हो जाएगा, एम बी साइन एल्फा, ठीक है। ये चुंबकीय आघूर्ण भी सदिश राशि होती है, और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, सदिश राशि होता है, और ये साइन एल्फा। तो यहां से टाउ को अपन क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया चुंबकीय आघूर्ण का मान। अपने को ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि ये एल्फा तो एंगल क्या है, किस किस के बीच में है, और ये हमारे पास में जो थीटा एंगल है ये किस किस के बीच में। तो एल्फा एंगल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कुंडली के तल पर अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल है ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे टाउ मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो देखो एल्फा जब हमारे पास में 90 डिग्री हो तो टाउ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। एल्फा क्या होगा हमारे पास में 0 डिग्री हो तो टाउ क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने निकाला बलाघूर्ण का मान, ठीक है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल का मान निकाला था, तो चुंबकीय बल का मान तो कितना मिला था अपने को, 0 मिला था। और बलाघूर्ण की बात करी अपन ने, तो बलाघूर्ण जो है वो कितना मिला अपने को, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन एल्फा या एम क्रॉस बी। यहाँ पे एम क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है। धारावाही, ये जो आयताकार धारावाही लूप है इसका चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है।